Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अनुपमा वर्मा आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10 की गणित के जो अनसॉल्व है उसका सेट नंबर 3 तक मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, जो आप लोगों ने देखा होगा। आज हम यूट्यूब में जो सेट नंबर 4 है गणित का 2020 का सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ पहला वीडियो, जो कि है 2020 का सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले का लिखा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। जैसे पहला आपका लिखा है 14, 35 और दूसरा लिखा है 18, 25 और तीसरा लिखा है 31, 93 और चौथा लिखा है कि 32, 62। अब कह रहा है सह अभाज्य, क्या रहा है, सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसमें दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 14 है, 35 है, मतलब क्या है, एक ही संख्या से कटेगी। 7 दूनी 14, 7 तो बचे 35, मतलब ये जो आपकी 14 और 35 ये सहभाज्य हो गई। ये संख्या आपकी हो गई सहभाज्य। सहभाज्य मतलब क्या है, एक ही संख्या से कट रही है, तो ये सहभाज्य हो गई। 18 है, 25 है, तो 18, 25 जो संख्या है ये एक ही संख्या से नहीं कटेगी, तो ये आपकी हो गई सहअभाज्य। सहअभाज्य यहां देखेंगे तो 31 तिये कितना होता है, 31 तिये होता है 93। चूंकि ये 31 से कट जाएंगे दोनों, 31 से करना 31 तिये हो जाएगा 93, तो ये आपकी हो जाएगी सहभाज्य संख्या। आगे देखेंगे इसमें तो ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है, तो सहअभाज्य संख्या क्या हुई, 18 और 25 हुई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। तो ये हो जाएगी आपकी सहअभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 1 का खा। तो 1 का खा देखेंगे क्या है, अगला 1 का खा दिया है कि एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है। तो क्या है, एक बिंदु दिया गया है 7, -6 और एक बिंदु दिया गया है 3, 4। तो मतलब इन दोनों बिंदुओं को 3, 4 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना, 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता, कहां, अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु संबंधित है। मतलब अंतः विभाजन का जो ये बिंदु है, ये बिंदु का चतुर्थांश का किस चतुर्थांश में जाएगा। तो पहले बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया, तो मान लेंगे बिंदु के निर्देशांक है x, y। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि कह रहा अंतः विभाजित, तो अंतः में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, वायता में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा x = m1, ये आपका m1 की पोजीशन पे है, ये आपकी m2 की पोजीशन पे है, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे हम करेंगे m1 का मान कितना है, 1, x2 का मान कितना है, 3 है और प्लस m2 का मान 2 है और गुणे x1 का मान 7 है।
अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 प्लस 2। तो x बराबर आ जाएगा 3 करना 3 और प्लस 7 दूनी 14 और बटे 2 1 3। तो x बराबर हो जाएगा 14 3 17, 17 बटे 3। x का मान जो आएगा वो हो जाएगा 17 बटे 3 हो जाएगा। अगला क्या है, y के हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। तो y क्या है, मतलब y का बिंदु ज्ञात करेंगे। तो y हो जाएगा m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 2 है और प्लस y1 का मान माइनस का 6 है अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 करना 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 अपॉन 2 1 3। तो y बराबर हो जाएगा 12 में 4 गया माइनस का 8 बटे 3। तो y का जो आपका आया है ये हो जाएगा माइनस का 8 बटे 3। अब हम इसको संख्या रेखा पर देखेंगे। तो मतलब क्या है, इससे जो आपका आया, ध्यान दो, इनसे आपका x का मान जो है x बराबर आ गया 17 बटे 3 और y बराबर आ गया माइनस का 8 बटे 3। जब ये आया है तो इसको हम देखेंगे किस चतुर्थांश में, तो बना लेंगे। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 बटे 3 2 बटे 3, जबकि अपान 3 में है, अपान में 3 है तो इसे अपान में लिखेंगे। ये 3 बटे 3 हो जाएगा, 4 बटे 3 5 बटे 3 6 बटे 3 7 बटे 3। कहाँ तक है, 17 तक है। तो 8 बटे 3 9 बटे 3 10 बटे 3 11 बटे 3 12 बटे 3 13 बटे 3, डाटा कितना आ जाएगा 17 बटे 3। मान लिया हमने 17 बटे 3, ठीक है। आगे मान लिया 17 बटे 3 है लास्ट पॉइंट। अब क्या कह रहा है, y पे है माइनस, ये आपका x था और ये आपका क्या है x डैश है, ये y है, ये y डैश। y पे है माइनस, अब माइनस क्या है यहाँ पे नीचे जाएगा, तो नीचे है माइनस का 8 बटे 3, तो ये मान लिया माइनस का 1 बटे 3, ये माइनस का 2 बटे 3, ये माइनस का 3 बटे 3, डाटा मान लिया यहाँ पे आपका है माइनस का 8 बटे 3। ऐसे लिख लेंगे संख्या रेखा पर। अब ये आपका है 17 बटे 3 और ये है माइनस का 8 बटे 3। इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आया, यहाँ पे मतलब आपका बिंदु मिल रहा है कि 17 बटे 3 माइनस का 8 बटे 3, ये आपका पॉइंट मिल रहा है। तो ये किसमें गया, ये आपका प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका थर्ड हुआ और ये आपका जाएगा फोर्थ में। तो किसमें जाएगा, फोर्थ में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो लिखा है ऑप्शन नंबर आपका है 4, ऑप्शन नंबर 4 है, यही वाला आपका ऑप्शन सही है। नंबर 4 पे लिखा था चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसी में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का गा, 1 का गा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। मान लिया ये आपका वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर, केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो कह रहा इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपका दिया गया है त्रिज्या
5 सेंटीमीटर, ये O है, ये P है, ये मान लिया A है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चूंकि ये जो बिंदु O से P बिंदु की दूरी 13 है और ये जो बिंदु आपकी दूरी है त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी हमको निकालना है। अब जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अतः 90 अंश हो जाएगा और 90 अंश के अकॉर्डिंग ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम। जब पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो यह भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका लंब है, ये आपकी आधार की पोजीशन पे है और ये आपका कर्ण की पोजीशन पे है। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण दिया 13 का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर। लंब भुजा है कितनी, AP। तो AP बराबर 13 169 55 तो AP बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144 और AP बराबर 144 क्या होता है 12 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सही है 12 सेंटीमीटर, जो कि तीसरा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा पे 12 है, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन घा है, लिखा है इसमें कि यदि x tan 45 अंश, एक का घा है कि यदि x tan 45 अंश और इंटू cos 60 अंश बराबर है sin 60 अंश और इंटू cot 60 अंश, तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा, इसमें सभी का मान हम पुट कर देंगे। तो x इंटू tan 45 इसका मान होता है 1 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 बराबर sin 60 का मान √3/2 cos 60 का मान √1/√3। तो x करना कितना हो जाएगा, x/2 बराबर √3 करना, जब √3 से √3 कट जाएगा बचेगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो x का मान हो जाएगा 1, जो कि आपका नंबर 1 पे 1 है, यही आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक का पंगा, कह रहा है एक कार के दो वाइपर एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सपोज दैट यहां से ये पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जब पत्ती ऐसे रगड़ेगी, ऐसे पत्ती जब है तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे वापस आएगी, फिर जाएगी, तो इतना ही भाग वो साफ कर पाते हैं। मतलब ये यहाँ तक आ गई, कितने कोण पर 120 पे बता रही है, तो 120 अंश के कोण पर साफ करता है। और बढ़ा देते हैं
ये हो गया 120 अंश। ठीक, ये 120 अंश के कोण पर साफ करता है, तो जब r मीटर ये तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यही तो पत्ती यहां से यहां तक साफ करती है इसे। अब कह रहा है कि दो पत्तियां हैं सेम, दो पत्तियां ऐसे ही हैं, तो अब जब ये भाग की साफ करता है तो मेरा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको त्रिज्या पता है और क्या पता है, कोण पता है। तो ये देखिए कैसा आकार है, त्रिज्यखंड के आकार का हो गया, त्रिज्यखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब क्या दिया गया, दो वाइपर दिए गए हैं, तो हम लगाएंगे क्या कि दो वाइपरों द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, दो वाइपरों द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दो वाइपर हैं, यही तो कह रहा है कि एक कार के दो वाइपर हैं, जब दो वाइपर हैं तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या तो आपकी r बराबर 8 दी गई है और थीटा कितना दिया गया है, 120 अंश दिया गया है, तो लगा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो बराबर 2 गुणे पाई गुणे r गुणे थीटा का मान है 120 अपान 360, 12 करना 12, 12 3 36, तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 3, कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, चौथा, जो आपका चौथा सही है। तो ये आपका पार्ट कौन सा हुआ, चौथा का है, 2/3 पाई r स्क्वायर, तो यही आपका सही है, वही 2/3 पाई r स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वर्ष में, ध्यान दो, लिखा है एक सामान्य वर्ष में एक का क्या है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो मतलब एक जब सामान्य वर्ष है, एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो एक सामान्य वर्ष में आप लोग जानते हो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, दिनों की संख्या, एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं, है ना, 365 दिन होते हैं, अर्थात 365 बराबर कितना हो जाएगा, 52 गुणे 7, तो 7 दूनी 14, 7 35 36 और प्लस 1 होगा। मतलब एक क्या होगा, इसमें कह रहा है कि जब 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो इसमें 52 पूर्ण, जो 52 सप्ताह होंगे तो 52 सप्ताह पूर्ण होंगे, है ना, 52 सप्ताह पूर्ण होंगे, और एक क्या होगा आपका, एक शेष बच जाएगा। तो एक जो शेष बचेगा तो वो क्या हो सकता है, एक शेष बचेगा वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है और मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है एंड शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। मतलब इसमें से जो ये एक शेष दिन बचता है ये कोई भी हो सकता है। तो अब इसमें कह रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता होगी, लिख देंगे कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना है, एक आपका शेष दिन बचता है और कुल दिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/7 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा में लिखा है 1/7, ये आपका सही है। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 का
2 का दिया गया है, दो का है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, तो मतलब पहले हम बना लेंगे चित्र। ये आपका है A, यह है B, यह है C, यह है D, यह है E। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। जब तीसरी भुजाओं के समांतर होती है तो हम पहले इसमें लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है कि बिंदु D और E, बिंदु D और E रेखाखंड, या और कुछ लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लिख देते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या बिंदु D और E रेखाखंड कौन से? AB और AC का, AB और AC का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो मध्य बिंदु ये हो गए, एक ये D हो गया, एक क्या हो गया E, मतलब मध्य बिंदु है। तो हमको ये कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब ध्यान देंगे, जब मध्य बिंदु है तो लिखेंगे प्रूफ, जिसको हिंदी में कहते हैं उपपत्ति। मतलब जब किसी चीज को सिद्ध करना होता तो उपपत्ति में लाते हैं। ठीक, और हमको सिद्ध करना कि तीसरी भुजा के समांतर होती, सॉरी अभी ये क्या करेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि हमको ज्ञात क्या करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, DE समांतर है BC के, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, तो इसमें हम अब लिखेंगे प्रूफ, मतलब उपपत्ति। अब लिखेंगे क्या? उपपत्ति, मतलब हमको क्या चीज जो करना है उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD और BD ये दूसरे के मध्य बिंदु है, तो AD भुजा BD भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। AD बराबर BD, जब AD बराबर BD है तो ये जब पूरे में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा AD अपॉन BD बराबर 1। इसी प्रकार AE बराबर हो जाएगा EC के, AE बराबर EC, तो EC भी इधर लाएंगे तो AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा 1। इसको समीकरण बना दिया 1, इसको बना दिया 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये भी देखो, इसका राइट हैंड साइड 1 है, इसका भी राइट हैंड साइड 1 है। जब दोनों का राइट हैंड साइड 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, तो AD अपॉन BD बराबर हो जाएगी क्या? AE अपॉन EC। और यही इसमें कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है ना। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बिंदु D रेखाखंड AB को तथा बिंदु, कौन सा बिंदु? E रेखाखंड
AC को समानुपात में विभाजित करती है। जब समानुपात में विभाजित करती है तब हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये इतना अनुपात इतना, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि इतना अनुपात इतना लिखा तो है ये AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात BC। जब समानुपात में विभाजित करती है तो क्या हो जाएगा, D रेखाखंड BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तब रेखाखंड DE समांतर BC, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बस यही आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 का ख्या करना है। 2 का ख्या कह रहा है कि यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20, यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20, और जहां 4 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यही हमको दिखाना है। तो क्या लिखा है कि सेक 2 का ख्या है, क्वेश्चन लिखा है कि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, और लिखा जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका लिखा है सेक 4 थीटा बराबर 20 अंश, इसको हम क्या करेंगे, आपको ज्ञात है कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अगर हम थीटा बराबर क्या मान लें, 4, या ए लिख देते हैं, मतलब कोसेक 90 मान से होता है सेक, तो अगर ए बराबर हम मान लें 4 थीटा, तो जहां जहां ए है अगर वहां हम लिख दें 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 4 थीटा। मतलब सेक 4 थीटा जो लिखा है इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। चूंकि कोसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए, तो अगर ए के स्थान पे हम रखेंगे 4 थीटा तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर सेक 4 थीटा। और सेक 4 थीटा यहाँ पे है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20, कोसेक कट गया, ये आपका है 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20। क्या करेंगे, इसको उधर ले गए, 20 को इधर लाए गए, हो गया प्लस में थीटा, ये आपका उधर गया, हो गया प्लस में 4 थीटा। 1 थीटा कितना हो गया, 5 थीटा, और 90 20 कितना हो गया, 110। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 110 बचे 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, थीटा आ जाएगा 22 अंश। और यही आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ABCD 14 सेंटीमीटर का ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। कहा जा रहा है कि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और कह रहा है कि ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, है ना। 2 वृत्तों को क्या है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बना लेंगे एक चित्र, ये बना लिया वर्ग, और वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका A मान लिया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो कह रहा है कि वर्ग के चारों शीर्ष ABCD पर एक वृत्त खींचा गया है, जो उसका एक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को वहां स्पर्श करता है। ध्यान दो, पहले इस पर हम खींचेंगे एक वृत्त,
तो एक वृत्त जब खींचेंगे एक इस पर से वृत्त खींच लिया, एक इस पर से वृत्त खींचेंगे, एक इस पर से वृत्त खींचेंगे, तो चारों बिंदुओं से एक एक वृत्त खींच लिया। ठीक, ये दिया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी 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 सभी 7-7 सेंटीमीटर हैं। ठीक, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका छायांकित भाग, ये क्या है, ये आपका छायांकित भाग है, इसी का हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या? देखिए आपका ये तो पूरा आपका वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल से आप ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु ए से वृत्त खींचा है ये इतना भाग, तो ये इतना भाग जो हो गया एक त्रिज्यखंड हो गया। एक बी बिंदु से इतना भाग देखेंगे, ये भी आपका एक त्रिज्यखंड हो गया। सी से इतना भाग देखेंगे, ये भी आपका एक त्रिज्यखंड हुआ, और डी से इतना भाग देखेंगे, ये भी आपका एक त्रिज्यखंड हुआ। मतलब क्या है कि अगर हम निकाल लें वर्ग, तो हाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकालें वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल से क्या 1 2 3 4 चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कर दें माइनस। वर्ग के क्षेत्रफल से अगर चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्यों? तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए चूंकि एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश होता है, 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। अब जब इसकी टोटल भुजा, वर्ग की भुजा जो दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो इस जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आ जाएगा 90 अंश। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस अब त्रिज्यखंड कितने हैं, 1 2 3 4। जब 4 त्रिज्यखंड दिए हैं लिखेंगे 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो लिख देंगे भुजा का स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बराबर भुजा कितनी है, 14 है, 14 का स्क्वायर, 4 गुणे पाई का मान है 22/7, आर कितनी है, 7 है, स्क्वायर है, तो 7 दो बार होगा, थीटा है 90 और बटे 360, 90 करना 90, 90 चक्को 360, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, और 14 14 कितना होता है, 196, और माइनस 22 सत्ती कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 आ गया, 1 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। तो हो गया 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 1 में गया कुछ नहीं, हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर।
ठीक दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे, प्रायिकता का है। देखिए अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है, आंसर क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लिया करो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 2 का घा। 2 का घा है, क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे तथा कुछ नीली गेंदे हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे क्या कि माना नीली गेंदों की संख्या, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x। नीली गेंदों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। जब नीली गेंदों की संख्या है x है और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या बराबर 5 है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 5, मतलब नीली गेंदों की संख्या प्लस लाल गेंदों की संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीली गेंद, क्या कह रहा है, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो पहले निकालेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो जब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हम करेंगे तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने नीली गेंदें हैं, नीली गेंदें हैं x, तो अनुकूल परिणाम संख्या क्या होगी, x होगी। तब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी क्या, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, x है, और कुल परिणाम कितना है, x प्लस 5 है। अब जब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इतनी आ गई, अब मान लेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने लाल गेंद हैं, जब लाल गेंद 5 है और लाल गेंद निकाली जाती है तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अतः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इसमें भी होगा अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम, अनुकूल है 5 और कुल कितना है x प्लस 5। ठीक, अब क्वेश्चन अनुसार प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है, 2 गुनी है। लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। तब क्या होगा, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आई थी, x अपॉन x प्लस
5 बराबर लाल गेंद कितनी है 5/x प्लस 5 और कितनी है दुगनी है, ये दुगनी है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम 2 से इधर गुणा कर देंगे। ठीक, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा तो x आ जाएगा 5 दूनी 10। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो अतः लिख देंगे अतः नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 10। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 3 का। वीडियो मिटा रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को नोट करना है क्वेश्चन तो इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 का 3 का कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 अपॉन 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 और गुणे 7 की घात 5 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है ना। तो इसमें हमको ये दिखाना है कि 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 क्या है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है ना। ठीक है, तो देखिए तो क्या है इसमें हम ये देखेंगे कि जब शांत दशमलव होता है, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है, जब वो शांत दशमलव होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हर है वो 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप का होता है। ठीक, तो वो तो है, ये है, लेकिन क्या है यहाँ पे 7 की घात 5 भी आ गई, जो क्या है 7 की घात 5 क्या है इसमें आता है, नहीं आता है। जो 5 की घात जो 7 की घात जो 5 है वो भी शामिल हो गया, तो ये कैसी आपकी है अशांत दशमलव है। तो इसका कैसा होगा अशांत दशमलव होगा। तो लिख देंगे क्या कि हर में अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड कितना 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो सकता है। मतलब इसके तो रूप का हो सकता है, परंतु 7 की घात 5 शामिल नहीं है, शामिल नहीं होगा। जब 5 की घात शामिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पांच की घात 7 की घात 5 शामिल नहीं होगा, जो नियमानुसार सही नहीं है। मतलब जो नियमानुसार सही नहीं है, अतः 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 एक अशांत आवर्ती है। ठीक, तो कैसा है अशांत आवर्ती है, राइट। क्योंकि जो आपका 2 की घात m 5 की घात n के रूप का अगर हर आ जाए तो वो शांत होगा, और अगर उसके अलावा दूसरा इसमें आ रहा है तो क्या होगा अशांत होगा। केवल इस रूप का दशमलव जो आता है वो शांत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद x² + 7x 3 का खा। लिखा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है x² + 7x x² प्लस का 7x + 12
के शून्य के ज्ञात कीजिए और इसके शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो पहले इसका हम करेंगे फैक्टर विशेष का क्या ज्ञात कर लेंगे, फैक्टर विशेष के पहले हम ज्ञात कर लेंगे शून्य। इसके जब शून्य ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो अचर पद होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले करते हैं गुणा अचर पद। ये है 12 करना 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं समझ लेंगे 1 है, तो 12 करना 12 और 4 के 12, 4 पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस 12, जो कि 0 लगा दिया आगे। इसमें देखेंगे यहाँ पे कितना कौन लेगा, x मिल जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपका x प्लस 4, यहाँ पे 3 चौका 3 मिल जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0, तो हो जाएगा x प्लस 4 1 में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। आप लोगों को गुणनखंड करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे जब x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 उधर गया माइनस में हो गया, और जब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 उधर गया हो गया माइनस में, मतलब इसके कितने दो शून्य का आ गए -4 -3। अब हमको सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। एक ही पोजीशन पे क्या है, या ऐसा करो थोड़ा ऐसे कर लो, चलो ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे हम, क्या लिख देंगे, मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक कितने हैं -4, योगफल मतलब प्लस, दूसरा कितना है -3 बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7 है, तो जाएगा माइनस का 7, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस -3 बराबर -7, और 4 3 -7 बराबर -7। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे ध्यान दो, ये तो हो गया आपका योगफल। अब गुणनफल वाला देखेंगे, लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक थे आपके -4 गुणे -3, और बराबर अचर पद क्या है 12 है, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 के 12 बराबर 12, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यही हमको क्या करना था, यही सत्यापित करना था, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या बिंदु ए पे दिया 3,2, बी पे दिया -2,3 और सी पे दिया गया है 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं 3 होते हैं। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, और देख लीजिए इसमें 3 ही कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 3 जब निर्देशांक ही दिए गए हैं तो मतलब ये त्रिभुज तो होगा ही, क्या होगा त्रिभुज होगा। तो पहले क्या है इसका लिख देते 3 का काठा लिखा है कि बिंदु ए पे है 3,2 और बी पे है -2,-3 और सी पे है 2,3। एक त्रिभुज बनाते हैं, हाँ बनाते हैं, तो लिख देना हाँ
तो ये लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे हाँ, यहाँ पे लिख देंगे हाँ। बिंदु इतने 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब जब ये एक त्रिभुज बनाते हैं, अब हमको ये तो कंफर्म नहीं त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज का प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज किस प्रकार का है। तो पहले हम बना लिया ए, चलो ये ए ले लिया, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, सबके क्वाड्रेंट लिख देंगे। ए पे है 3,2, बी पे है -2,3 और सी पे है 2,3। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे त्रिभुज कैसा है, तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की माप हम निकालेंगे। मतलब बिंदु बी और ए और सी के बीच दूरी, ए और बी के बीच दूरी, बी और सी के बीच दूरी निकालेंगे। तो अगर ये बिंदु देखते कैसा है, समद्विबाहु है, समबाहु है या समकोण है। ठीक, तो लिखेंगे बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी। अब देखेंगे ए पे कितना है, ए पे है 3,2 और बी पे है -2,3। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब बीच की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल हाफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल हाफ। इसको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही सूत्र होता है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2, x2 है -2 -x1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 -3 -y1 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर √3 और 2 माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, तो 3 तो कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। इसमें भी 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो गया, 25 25 हो गया 50 और 50 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50 25 25 दूना 50 5 √2, क्योंकि 50 25 25 दूना 50। मतलब ए बी की जो माप आई है, ए बी की माप हो गई 5 √2। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखे निकालेंगे बी सी की दूरी, निकालेंगे बिंदुओं बी तथा सी के बीच की दूरी। तो बी पे कितना है, बी पे है -2, -3 और सी पे कितना है, यह है 2,3। तो इसमें भी हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बीच की दूरी BC निकाल लिया, √x2 - x1, x2 है 2 और -x1 है 2, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस y2 - y1 तो 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा का स्क्वायर। तो BC हो गया √2 2 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 3 का 9 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 16 81, अरे सॉरी 3 3 6 और 6 6 कितना होता है 36 होता है, 81 नहीं, गुणा कर दिया जोड़ा जाएगा। तो 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5 आ गया 52। तो 52 का कितना हो जाएगा, या आप लोग यही करो, इनको अंडर रूट में ही रखो। ये आपका आया था 50 अंडर रूट, तो इसको अंडर रूट में ही रखते हैं और इसको भी अंडर रूट रखो। तो ये आपका अंडर रूट 50 हो जाएगा और ये आ गया आपका अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 आ गया। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे AC भुजा, बिंदुओं A व C के बीच की दूरी। A व C के बीच दूरी, तो A पे कितना है, A पे है 3,2 और C पे कितना है 2,3। इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2। तो x2 - x1 तो 2 - 3 कितना बचा 1, 2 - 3 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 दो कितना, 3 में 2 क्या 1, 3 में 2 क्या 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी अंडर रूट 2। अब देखिए ये अंडर रूट 50 है, ये अंडर रूट 52 है, ये अंडर रूट 2 है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा त्रिभुज होगा, क्योंकि अंडर रूट 50 अंडर 2 50 2 52 52 ये हो गया, क्योंकि लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। मतलब ये भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लिख देंगे AB बराबर कितना आया है अंडर रूट 50, BC बराबर अंडर रूट 52 और CA बराबर अंडर रूट 2। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो इधर देख लो, यहां आप देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें हम मान लेंगे 52 दिया है, तो 52 का स्क्वायर, आधार अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लंब है अंडर रूट 50, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 52 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 52 बचेगा, ये हो जाएगा 2 रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा 50 हो जाएगा। तो 52 बराबर 52, तो ले देंगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बस यही आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 का घा कह रहा है। अगर आप लोगों को आंसर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। तीन का घा है, तीन का घा कह रहा है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, करा 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा है। तो कुआं का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार तो होता है कुएं का एक कुआं का आकार बेलनाकार होता है। तो अब लिखा है कुएं की मतलब ऊंचाई जो है 20 मीटर है और उसका जो व्यास है, ये व्यास कितना है 7 मीटर है। मतलब एक कुआं खोदा जाता है और इस कुएं की जो मिट्टी निकली है तो उस मिट्टी को एक चबूतरे पर फैला दिया जाता है और उस चबूतरे की लंबाई दी गई है 22 मीटर, चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। तो उसमें दिखाना कि मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले हम लिखेंगे क्या कि बेलनाकार कुएं की ऊंचाई बराबर है 20 मीटर और व्यास कितना है, व्यास बराबर है 7 मीटर। तो उसकी त्रिज्या जो r है वो कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, 7/2 मीटर हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन ये बराबर हो जाएगा क्या पाई r स्क्वायर h बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होगा। ठीक है, क्योंकि कुआं का आयतन निकालना ना पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। r का मान 7/2 है, स्क्वायर लिखा है कितनी बार होगा 2 बार।
h 20 आई है। तो ये आपका आ गया कुएं का आयतन। क्या आ गया? कुएं का आयतन। अब ध्यान दो, जो कुएं का आयतन है उस कुएं से मिट्टी निकाली गई है और वो मिट्टी कहां पे? एक चबूतरे पर डाली गई है। तो जितना कुएं का आयतन होगा तो जो चबूतरा बना है उस चबूतरे का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। राइट? तो लिख देंगे चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई। चबूतरे की लंबाई कितना दिया गया है? चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। चौड़ाई दी गई है 14 मीटर दी गई है। तो अब चबूतरे की माना चबूतरे की ऊंचाई, मान लेंगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर है h मीटर। चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। अब देखिए लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई पूछ रहा है तो मैंने ऊंचाई मान लिया h मीटर। तो जब आपका जो चबूतरा बना है तो चबूतरा कैसा हो गया? घनाभ के आकार का हो गया। तो लिख देंगे अतः घनाभाकार चबूतरे का आयतन। अब घनाभाकार जो आपका चबूतरे का आयतन होगा वो किसके होगा? बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो चबूतरे का आयतन होता है क्या? क्योंकि चबूतरा घनाभाकार है तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई दी गई है 22 और चौड़ाई दी गई 14, ऊंचाई मान लिया h बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन ये है आपका 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं काटा था, गुणा भाग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 सब आसानी कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, इसलिए नहीं किया था। तो देखो 22 से 22 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 दहम 20 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। ये बचा 14h बराबर यहाँ पे कितना बचा? 7 पचे 35, 7 पचे 35 और तो कुछ बचा नहीं, हो जाएगा 35। तो मतलब आपका 14h बराबर बचा 35। तो h बराबर हो जाएगा 35/14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो h हो जाएगा 5/2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो h हो जाएगा 2.5 मीटर। लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 4 का खंड है, 4 का लिखा है कि सिद्ध कीजिए 5 कामा माइनस का, लिखा है 5 कामा माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 कामा नहीं लगा होगा, 5 -3 होगा। 5 -3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। जो यहाँ पे कामा लगा, कामा नहीं होगा, तो ये हमको सिद्ध करना है कि 5 -3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके विपरीत हम मान लेंगे। कोई भी जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हम मानेंगे इसके विपरीत। क्या मानेंगे? माना इसको सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे, सॉल्यूशन हल करेंगे कि माना 5 का माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है।
मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए या दिखाई या सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या मान लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि माना 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या हो जाएगा, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं कौन कौन होंगी, दे देंगे, अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्याएं कौन कौन होंगी, एक हो जाएगा आपका ए, और एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी हैं, जहां पे बी डज नॉट इक्वल टू किसके, 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हमने मान लिया है ए और बी हैं, तो ए और बी मतलब ए अपन बी के रूप की हैं। जब आपकी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, ए अपन बी के रूप होती है। इसका मतलब ये है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा ए अपन बी, किसके रूप का हो जाएगा, ए अपन बी के रूप का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये है ए को इधर लाएंगे, 5 माइनस ए अपन बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। 5 माइनस ए अपन बी बराबर अंडर रूट 3 होगा, या अंडर रूट 3 बराबर लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस ए अपन बी हो जाएगा, 5 माइनस ए अपन बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए और बी, चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है ना। ले लेंगे चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, जब ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तो इसलिए 5 माइनस ए अपन बी एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। मतलब इसमें जब हम मान लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्या कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कहीं भी ना अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि अंडर रूट 3 दिया भी है, ये जब परिमेय संख्या भी है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास जो होता है, यह विरोधाभास जो हमने कल्पना की है, मतलब माना है, क्या माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है। तो जो यह विरोधाभास हुआ है, यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है। जब कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, क्या कल्पना हमने की थी, कल्पना की थी कि 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। तो ले लेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना के अनुसार हुआ है। क्या कल्पना हमने की थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका प्रूफ है, ठीक है। यही आपका प्रूफ करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी
6, 13, 20 और 216 का मध्य पद होगा। तो समांतर श्रेणी दिया गया है, तो अगला है आपका क्वेश्चन 4 का खा कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट 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 216 का मध्य पद मध्य पद क्या होगा? तो इसमें मध्य पद के लिए पहले हम ये ज्ञात कर लें कि पदों की संख्या कितनी है। जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो मध्य पद हमको ज्ञात हो जाएगा। तो पदों की संख्या के लिए क्या है? ए तो आपको पता है प्रथम पद 6 है, सार्वंतर डी हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 13 माइनस 6 7, 20 माइनस 13 7 हो जाएगा, और लास्ट पद दिया है 216। तो हम लास्ट पद अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है? 216 और प्लस बराबर a है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, तो 216 बराबर 6 प्लस 7n और माइनस 7, तो 216 बराबर कितना हो जाएगा? 7 में 6 गया माइनस 1 प्लस 7n, मतलब माइनस 1 प्लस 7n बराबर 216। ये पहले पद लिख लिया, इसको बाद लिख लिया, तो ये 7n बराबर हो जाएगा 216, या माइनस का उधर गया किसमें हो गया? प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 216 1 217 बटे 7, 7 त्रिक 21, 7 गुना 7, n आ गया 31। मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई? पदों की संख्या बराबर 31। अब जब पदों की संख्या आई है 31, तो अब हम देखेंगे कितने पद हैं, मतलब मध्य पद क्या है। अब देख लीजिए 15 हम इधर निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 15 देखिए इधर निकल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 निकल गए। तो आपका जब 15 ये निकल गए तो 16वां पद ये हुआ, और 15 इधर है, 15 इधर और 15 इधर, और बीच वाला पद कौन सा है? 16वां पद है, 16वां पद बीच में है, तो मतलब 16वां पद हमको निकालना है। तो लिखेंगे मध्य पद बराबर, मध्य पद कितना हो जाएगा? 16, लिखेंगे मध्य पद बराबर हो जाएगा 16। तो क्या काम मध्य पद ज्ञात किया? 16वां पद होगा, मध्य पद आपका होगा 16वां पद, तो अब हमको निकालना पड़ेगा 16वां पद वाला। तो लिख देंगे 16वां पद बराबर a प्लस n कितना है? 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 16वां पद a आपका है 6 और प्लस n 16, 16 में 1 गया 15, और d कितना है? 7, तो बराबर 6 प्लस 15 7 105, और 105 से 6 हो जाएगा 111, तो 16वां पद कितना हो जाएगा? 16वां पद बराबर 111, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः इतने हैं। तो पहले ABC की भुजा बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, A यह है B यह है C, इसकी भुजाओं कह रहा है कि AB और AC के मध्य बिंदु E और F हैं, और कह रहा है क्या? और क्रमशः E पे कह रहा है 2, -1, और F पर कह रहा है कि 0, -1, 0, -1 है। तो बिंदु A के निर्देशांक 1, -4, बिंदु A के निर्देशांक कितना है? 1, -4 है। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज का एक ही शीर्ष हमको ज्ञात है। कितना ज्ञात है? एक ही शीर्ष ज्ञात है, बाकी 2 शीर्ष नहीं ज्ञात है, न B ज्ञात है न C ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4 का गा। तो हम बाकी शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेंगे, माना
त्रिभुज के बिंदु बी तथा सी के निर्देशांक कितना मैंने मान लिया, x कामा y और p कामा q है। इसको मैंने मान लिया x कामा y और इसको मान लिया p कामा q है। तब रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2। किसके प्लेस पे, भुज की प्लेस पे, भुज मतलब x की प्लेस पे। और कोट के प्लेस पे क्या होता है, y के प्लेस पे क्या होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। तो रेखाखंड AB देखेंगे तो A पर दिया है आपका 1 कामा -4, B पे है x कामा y के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु यह है 2 कामा -1। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x और y के प्लेस पे हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। तो x आपका है 2, तो हो गया 2 बराबर x1 1 प्लस x2 x/2 कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 1 प्लस x करना 1 प्लस x 2 दूनी 4, तो x बराबर जाएगा 4, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। x आ गया 3। अब लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2/2, y पे क्या है -1 है, बराबर y1 -4 प्लस y2 y/2 कर देंगे इसकी गुणा, तो -4 प्लस y करना -4 प्लस y बराबर 2 करना 2, तो y बराबर -2, ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, तो y बराबर 4 में 2 गया बचा 2। तो x y के निर्देशांक कितना आ गया, x है 3 y है 2, आ गया 3 कामा 2। इसी प्रकार निकालेंगे क्या, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या निकालेंगे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। अब इसमें क्या हो जाएगा, वही क्रिया, A पे देखो कितना है, A पे है 1 कामा -4 और C पे है आपका P कामा Q, और मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु दिया गया है 0 कामा -1, तो ये हो गया x y के प्लेस पे, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी लगा देंगे वही सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2/2, तो x के प्लेस पे क्या है 0 है, 0 बराबर x1 1 प्लस x2 p/2 करेंगे गुणा, जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस p करना कितना हो जाएगा, 1 प्लस p बराबर 2 0 0, तो p बराबर 1 प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, ये आपका आ गया। फिर y बराबर y1 प्लस y2/2, तो y बराबर y1 कितना दिया है -4, सॉरी y के प्लेस पे कितना है -1, y1 -4 y2 q/2 गुणा करेंगे तो -4 प्लस q करना -4 प्लस q बराबर 2 करना 2, तो q बराबर -2, ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, तो q बराबर आ गया 2। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गया -1,2। अब देख लीजिए, अब त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन नोट करना आपको आंसर,
तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, मिटा रहा हूं। अब हम निकालेंगे जब तीनों निर्देशांक ज्ञात हो गए तब हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपका बिंदु ए पर था 1,-4 और ये था आपका बिंदु ए 0,-1। ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ए पे देखिए कितना है, ए पे है आपका 1,-4 और बी पे दिया गया है 3,2 और सी पे है आपका -1,2। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ठीक। अब क्या करेंगे, बराबर 1/2, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, y3 है। लिखा x1 के प्लेस पे 1 है, y2 2 माइनस y3 2, y2 आपका 2 है, y3 2 है एंड प्लस x2 3, y3 2 माइनस y1 4, माइनस का है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक। एंड प्लस x3 -1, y1 -4 माइनस y2 2। तो 1/2 मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 0 प्लस 3 गुणे 4 2 6 माइनस 1 गुणे ये -4 है -2 4 2 हो जाएगा 6। तो 1/2 मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 जोड़ दो क्षेत्र का 18 और माइनस माइनस प्लस 6 करना 6। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 18 से कितना हो जाएगा 24, काटेंगे कितना आ जाएगा 12। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग मात्रक। जब इकाई कोई मात्रक में दिया होता तो वर्ग मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 4 का घा। 4 का घा दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर दिया है 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा और प्लस 4 cot थीटा का मान होगा, इसका मान होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे पहले समकोण त्रिभुज। ये आपकी लंब भुजा हो गई, ये कर्ण भुजा हो गई, ये आधार हो गया, ये आपका थीटा है ABC। अब ध्यान दो यहां पे लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5। लाल बटे कक्का से अगर आप देखना तो लाल बटे कक्का से क्या है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। मतलब लंब दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है, मतलब हमको आधार नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आधार स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, लंब का स्क्वायर 4 × 16, 25 में 16 गया कितना बचा 9 और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से क्या निकालना हमको, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण, कर्ण का कितना मान दिया 5, तो 5 स्क्वायर, लंब दिया है 4, 4 स्क्वायर। तो आधार आ जाएगा 55 25 और 4 चौक 16। तो आधार बराबर 25 में 16 गया बचा 9। तो आधार बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 त्रिका 9, आधार आ गया 3। ठीक, अब जब 3 आया है आधार, तो हमको मान ज्ञात करना tan थीटा, 4 tan थीटा। तो पहले इसमें tan दिया, cos दिया, sec दिया, cot दिया, सबका मान ज्ञात कर लेंगे। तो tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब 4, आधार है 3, तो tan थीटा का मान आ जाएगा 4 बटे 3। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार दिया 3, कर दिया 5, हो जाएगा cos थीटा 3 बटे 5। और sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हो जाएगा कर्ण कितना है 5 है, आधार है 3। और cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार कितना है 3 और लंब है 4। सबका मान रख देंगे। हमको मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा और प्लस 4 cot थीटा। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सभी का मान पुट करेंगे तो 4 गुणे tan थीटा, tan थीटा का मान दिया है 4 बटे 3 माइनस 5 गुणे cos थीटा 3 बटे 5 बटे sec, sec का मान है 5 बटे 3 और प्लस 4 गुणे cot, सेक ही लिखा था, हाँ 4 गुणे cot, cot का मान दिया 3 बटे 4। ये 4 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 4 चौक 16 बटे 3 और माइनस 3 करना 3 बटे 5 बटे 3 और प्लस 3 बटे 1 करेंगे, इसके बटे 1 करेंगे, गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 करके गुणा कर देंगे। तो 16 करना 16 और प्लस 3 त्रिका, फिर माइनस है ना, माइनस 3 त्रिका 9 बटे 3 करना 3, ये हो जाएगा 5 करना 5 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 3, 3 से 3 कट गया, 16 में हो गया कितना बचा 9 7 16 और 9 5 14, 7 दूनी 14 आ गया कितना 1 बटे 2। यही आपका आंसर है। तो आता है 1 बटे 2।